ओके, एक्सिओफोर मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल हैविंग एन नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड, द वैल्यू ऑफ एन इज। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखो यहाँ पे एक्सिओ3 का जो स्ट्रक्चर था ना, वहाँ पे जो लोन पेयर था उसी की जगह में क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ओ आ जाएगा तो कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे 3 क्या है, ओ है, और जो कैसे रेंज है टेट्राहेड्रली, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। तो अगर इसके पास sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसके पास कोई भी p ऑर्बिटल इसमें से खाली नहीं है, तो ये क्या करेगा, p पाई डी पाई बनाएगा, सिर्फ p पाई डी पाई बनाएगा। कोई भी p पाई कोई भी इसके पास ऑक्सीजन के पास कोई भी क्या बोलेंगे सर, जीनॉन के पास नॉट ऑक्सीजन, जीनॉन के पास कोई भी पी ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो क्या करेगा, ये पी पाई डी पाई बनाना है, इसी के पास ऑप्शन है। और इसके पास 4 पाई बॉन्ड है, तो 4 पी पाई बनाएगा, 4 पी पाई डी पाई बनाएगा, तो जिससे ये डबल बॉन्ड बनेगा, 4 पी पाई डी पाई होंगे इसके पास 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, आंसर हो जाएगा ये 4 आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद ये है करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका आईयूपीएससी नेम बताना है। तो क्या करना है, नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। एनसीईआरटी ने बोला, देखो एनसीईआरटी ने बोला है कि नोमेनक्लेचर कैसे करना है। एनसीईआरटी ने बोला है कि साइक्लिक कंपाउंड का अगर नोमेनक्लेचर करना है तो नंबरिंग करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। नंबरिंग कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इथाइल, यहाँ पे ये हो जाएगा इथाइल, ये हो जाएगा अपने पास प्रोपाइल, ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। तो हमने बोला अल्फाबेटिक सबसे पहले कौन आ रहा है, इथाइल आ रहा है, और फिर कौन आता है, आई आता है। तो यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो क्या हो जाएगा, अपना नाम क्या हो जाएगा, अपना नाम हो जाएगा 1 इथाइल, 1 इथाइल, ओके, 3 आइसोप्रोपाइल, 3 आइसोप्रोपाइल, 3 आइसोप्रोपाइल, 5 प्रोपाइल, 5 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ये अपने पास है 1 इथाइल, 3 आइसोप्रोपाइल, 5 इथाइल है क्या, 5 इथाइल है क्या, नहीं 5 प्रोपाइल है, 5 इथाइल नहीं है, 5 प्रोपाइल तो नहीं होगा अपने पास। ये वाला ये हो जाएगा 1 इथाइल, 3 आइसोप्रोपाइल, 5 प्रोपाइल, यस 5 प्रोपाइल, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है सोडियम इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन +2 स्टेट बिकॉज, क्योंकि देखो सोडियम की बात क्या है, सोडियम की बात ये कि सोडियम के पास जो आई, देखो सोडियम के कॉन्फ़िगरेशन पहले देख लेते हैं, सोडियम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। सोडियम जो है वो कितना फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उसके पास एक ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एक ही है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन देख लिया, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन जब इसने निकाल दिया, तो क्या हुआ, इसके पास देखो अपने पास आयनाइजेशन एनर्जी पहले ही दी है, क्योंकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लिया। जब उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर दिया तो टूटना चाहेगा और इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा, नहीं चाहेगा। तो इसके पास ये हाई IE2, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो IE है उसको हम क्या कहेंगे, IE2 कहेंगे। ठीक है, तो इसके पास हाई IE है, इसी के कारण ये क्या नहीं शो करता, +2 स्टेट शो नहीं करता। तो आंसर हो जाएगा सी इसका। उसके बाद क्वेश्चन है अरेंज द, ओके अरेंज किसको अरेंज करना है, इसको, ओके किसको अरेंज करना है, इसको। चलो अरेंज करने के लिए तरीका यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं। अच्छा, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी, ओके बेसिसिटी के ऑर्डर में डिक्रीज करना है। तो सब बात ऐसी है कि अपने पास बेसिसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे जैसे ही समझो बेसिसिटी का मतलब जैसे ही mg आ गया तो यहाँ पे r आएगा कि RMgx है, तो यहाँ पे r पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि मेटल से कनेक्टेड है। तो जब मेटल r पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो जिस कार्बन पे En ज़्यादा है वहाँ पे E नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, और नेगेटिव चार्ज अगर कार्बन पे स्टेबल है तो नेगेटिव चार्ज देना नहीं चाहेगा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। कब, जब En ज़्यादा होगा तब। तो हमने बोला ये sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, CH3CH2 वाला जो नेगेटिव चार्ज है sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का जो En होता है वो कितना होता है, 2.5 होता है, 2.5 होता है। और जो दूसरा वाला हो जाएगा वहाँ पे जब मैंने निकाला तो इलेक्ट्रॉन जो निकलने के बाद यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और ये sp हाइब्रिडाइज है। और sp हाइब्रिडाइज कार्बन के लिए जो En होता है वो 3.25 होता है। ओके, और उसके बाद जो ये है यहाँ पे तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो En होगा वो कितना होगा, 3.5 होगा। तो 3.5 वाला En वाला तो बिल्कुल देना नहीं चाहेगा, सबसे कम बेसिक ये हो जाएगा। और ये तुरंत दे देगा, सबसे ज़्यादा बेसिक ही हो जाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक पहला है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। तो अपना पहला आंसर हो जाएगा, पहला वाला ये आंसर हो जाएगा अपने पास। उसके बाद क्वेश्चन कौन सा है, इसके बाद क्वेश्चन क्या है, ओके
ओह, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, अच्छा वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है। कैसे क्वेश्चन? ये जो क्वेश्चन है ये वाला, वन पेंटेन फोर आइन, मतलब ये 1 2 3 4 ऐसा होगा। ये 4 आइन होगा, मतलब वन में पेंट इन होगा, वन में इन है, 4 में वाइन है, सॉरी वाइन नहीं आइन है, तो 1 2 3 4 मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो 1 2, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि 1 4 है, 1 4, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 का, ठीक है। तो ब्रोमीन दे दिया -80 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब कोई रेजोनेंस का चांस ही नहीं है यहाँ पे, है ना। देखो अब बात ये है कि यहाँ पर अटैक कहाँ होगा, एल्कीन में होगा कि एल्काइन में होगा। पहले बात तो क्वेश्चन पहला टाइप का आता है यहाँ पे, इसी वैरायटी में क्वेश्चन बनते हैं 3 तरह के, इसी वैरायटी में क्वेश्चन बनते हैं 3 तरह के। पहला तो एक रेजोनेंस, दोनों में रेजोनेंस होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जब रेजोनेंस होता हो तो अपने पास अटैक कहाँ होगा। हमको सबको पता है कि एल्कीन जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एल्कीन जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्काइन से, एल्कीन जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्काइन से। लेकिन जब रेजोनेंस हो रहा है एल्कीन और एल्काइन के बीच में, इस HCl ने सोचा कि भाई मैं किस पे अटैक करूं, तो वो सोचेगा मैं इस एल्कीन पर अटैक नहीं करूंगा, अब की बार उल्टा कर दूंगा, मैं अब एल्काइन पर अटैक करूंगा, एल्कीन पर अटैक नहीं करूंगा। कब? जब रेजोनेंस हो रहा हो तब। पहला कॉन्सेप्ट ये होगा, पहला तो क्वेश्चन ये हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में जब अपने पास एल्कीन भी हो एल्काइन भी हो लेकिन रेजोनेंस ना हो रहा हो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला नीचे वाला ये वाला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों के बीच में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, दोनों के बीच में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ये अटैक कहाँ करेगा? HBr, ये HBr अटैक करेगा एल्काइन पे। अब एल्कीन पे अटैक नहीं करेगा, एल्काइन पे, सॉरी एल्कीन पे अटैक करेगा। अब तो क्योंकि हमने पता है भाई एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, अभी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्काइन से, तो अब एल्कीन पे अटैक करेगा, एल्काइन पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इसने -80 डिग्री सेल्सियस बोल दिया, तो यहाँ पे पहले वैसे भी रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे कंजुगेशन है ही नहीं। तो जब कंजुगेशन होगा तो अटैक कहाँ करेगा? एल्कीन एल्काइन दोनों है तो एल्काइन पे अटैक करेगा। लेकिन जब कंजुगेशन नहीं है, एल्कीन भी एल्काइन पे, तो कहाँ अटैक करेगा? एल्कीन पे, क्योंकि एल्कीन क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव। जब इसने एल्कीन पे अटैक कर दिया, देखो यहाँ पे जब एल्कीन पे अटैक कर दिया तो एल्कीन पे मार्कोनिकॉफ लगा दो, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन Ga आधा है, और जहाँ पे हाइड्रोजन जाके यहाँ CH3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा वही कंडीशन होगी। यहाँ पे देखो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ये रिएक्शन कब आती है हमारे पास? एनएसआईडी लिखा है इस रिएक्शन के बारे में, क्लोरोप्रोपीन बनाने के समय। क्लोरोप्रोपीन जो होता है ना, जो कि नियोप्रीन का आइसोमर है, तो नेचुरल नहीं, सिंथेटिक रबर बनाने के समय ये बात की है एनएसआईडी ने यहाँ पे इसकी। तो यहाँ पे हमें थोड़ा डिटेल में बात कर लिए इसके बारे में, तो यहाँ पे डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया, फिर ये हो गया। आप इसमें अटैक करेगा कहाँ पे? हमने बोला ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन रिएक्ट विद ब्रोमीन, तो ब्रोमीन कहाँ अटैक करेगा? दोनों ब्रोमीन है तो ब्रोमीन अटैक कहाँ करेगा? अब तो कंजुगेशन है नहीं, तो कहाँ पे अटैक करेगा? एल्कीन पे अटैक करेगा। जब एल्कीन पे अटैक कर देगा तो क्या बना देगा? ये CH3, यहाँ पे तो ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पे Br आ जाएगा। तो इसका एमिंग कहाँ चालू करेंगे? वहां से, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 4 5 डाइब्रोमोपेंटाइन, 4 5 डाइब्रोमोपेंटाइन, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। डी नंबर जो होगा ना अपना सही आंसर हो जाएगा, जो डी नंबर होगा ना वो क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा अपने पास, ठीक है। ओके, यहाँ बात की नियोप्रीन बनाने के समय, नेचुरल सिंथेटिक रबर है, सिंथेटिक रबर जिसका आइसो पर क्या होता है? क्लोरोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन को बनाया कैसे जाए? तो पता है हमको कैसे बनाया जाए? क्लोरोप्रीन को ऐसे बनाया जाता है, ऐसे कैसे बनाया जाता है? ऐसे बनाया जाता है। तो इसलिए तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्लोरोप्रीन बनाने में काम आता है, इसलिए तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसी नेक्स्ट की बात करते हैं अपने पास। फिर N2, ओके, क्या है? इन N2O द N एंड डिस्टेंस परटेन टू N2O में देखो सर, एनसीईआरटी ने बात की थोड़ी सी, यहाँ पे देख लेते हैं कि N2O का जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे रेजोनेंस होता है दोनों के बीच में, N डबल बॉन्ड N, ओके, डबल बॉन्ड O होता है, पॉजिटिव आएगा बीच पे, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ओके, यहाँ पे दोनों के बीच में रेजोनेंस हो जाएगा। N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा। तो जो हमने पास पूछा क्या है, N का जो बॉन्ड है सर उसके बारे में कुछ कमेंट करना है, N के बॉन्ड के बारे में कमेंट करना है। तो देखो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड के और डबल बॉन्ड के बीच में होगा ये बॉन्ड लेंथ, इट इज इंटरमीडिएट, इट इज बिटवीन, जो बॉन्ड होगा वो इंटरमीडिएट होगा किसके? डबल बॉन्ड के और सिंगल बॉन्ड के, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड के और डबल बॉन्ड के क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा। जैसे कि ऐसे, जैसे कि ये ऐसे, ये रहा अपने पास स्ट्रक्चर ऐसा हो रहा है यहाँ पे, एनसीईआरटी के बगल में लिखा भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
ओके, विच पेयर ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन एमॉर्फस बोरोन इज बर्न्ड इन एयर। जब एमॉर्फस बोरोन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी, ये है ना अपने पास बोरोन फैमिली में रिएक्टिविटी में लिखा हुआ है, बोरोन फैमिली में लिखा हुआ है रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर में, कि अपने पास कोई भी एलिमेंट, बोरोन फैमिली का कोई भी एलिमेंट ई, सपोज कोई भी एलिमेंट ई है बोरोन फैमिली का, मैंने बोरोन मान लिया बोरोन फैमिली का, ये बोरोन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो अपना ऑक्साइड बनाएगा, तो यहाँ पे बोरोन का ऑक्साइड क्या है, B2O3 है ना, B2O3, और जब ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे ये BN बना दिया, यहाँ पे BN मतलब बोराजीन, ओके बोराजीन की बोराजोन, बोराजोन, बोराजोन मतलब ये इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है, बोराजोन बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं BNX से, बोराजोन दैट इज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बन जाएगा जब नाइट्रोजन से रिएक्ट कर देंगे बोरोन को। यहाँ पे कोई भी हो सकता है बोरोन के अलावा, तो यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट तो हमारे पास बनेगा, वो कौन कौन से बनेंगे, एक तो B2O3 बनेगा जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और BN बनेगा जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। उसके बाद क्वेश्चन कौन सा है, इसके बाद क्वेश्चन कौन सा है, इसके क्वेश्चन कौन सा है, विच द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, जिसके पास ये ग्रुप बनेगा या फिर बन हो वो देगा, इसके पास ये ग्रुप बन जाए या फिर ये ग्रुप हो वो क्या देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। जैसे कि इथेनॉल, इथेनॉल में अपने पास कौन सा ग्रुप बनेगा, देखो CH3 दिया है अपने पास, CH2 दिया है, OH दे दिया है, तो यहाँ पे ये अपने पास जो I2OH होता है ना, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। जब इसने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया तो क्या हो गया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया इसने, जब इसको ऑक्सीडाइज कर दिया तो क्या बना दिया इसने, ये ऐसे वाला ग्रुप बना दिया इसने, एसिटाल्डिहाइड बना दिया। अब एसिटाल्डिहाइड ग्रुप का रिक्वायर्ड जो ग्रुप है अपने पास आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए वो है, तो ये दे देगा अपने पास इथेनॉल के, इथेनॉल पास तो है ही है, इथेनॉल के पास तो है ही है, तो ये दे देगा अपने पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसका भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसको भी क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, I2OH किसमें कन्वर्ट कर देगा, ऐसा ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, इसके साइड वाले को, ठीक है, इसको एसीटोन में कन्वर्ट करके इसको एसीटोन में कन्वर्ट कर देगा, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। लेकिन बेंजाइल अल्कोहल की अगर हम बात करें, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल जब देखो बेंजाइल अल्कोहल था ऐसा, बेंजाइल अल्कोहल ये तो फिनॉल है, बेंजाइल अल्कोहल तो नहीं है ये अपने पास हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। ये बेंजाइल अल्कोहल को जब इसने ऑक्सीडाइज किया, जब ऑक्सीडाइज करे तो क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा, ये क्या होता है ये बताओ, ये बताओ, ये होता है एसिटाल्डिहाइड, नो ये होता है बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड के पास हमने पास जो रिक्वायर्ड ग्रुप है CH3C डबल बॉन्ड O टू गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, वो थोड़ी ना है यार, तो यहाँ पे ये नहीं देगा क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये आयोडोफॉर्म नहीं देगा, अपना आंसर जाएगा ये कौन, बेंजाइल अल्कोहल, अपना आंसर जाएगा D। ओके अच्छा, विच ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट फास्टेस्ट विथ मिथॉक्साइड आयन। अच्छा देखो सर, अपने पास मिथॉक्साइड आयन के साथ सबसे तेजी से कौन रिएक्ट करेगा, छोड़ो मिथॉक्साइड छोड़ो, देखो मिथॉक्साइड बोले कि अपने पास कुछ नहीं सोचना, बेस ही तो है, मिथॉक्साइड मतलब कुछ नहीं है, बेस ही तो है, बेस मतलब NaOH भी तो हो, NaOH ने बात की इसको एलन वाले चैप्टर में कि अपने पास जब देखो ये सी, जब अपने पास ऐसा सिंपल सा क्लोरोबेंजीन ले लोगे ना, तो उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर में और बहुत ज्यादा प्रेशर में आपको रिएक्ट कराना पड़ेगा, तब वो आपको फिनॉल देगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, तब बहुत मुश्किल से होगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसको रिएक्टिविटी बढ़ाना चाहेंगे तो पैरा पोजीशन पे क्या करो, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे NO2 को सब्स्टिट्यूट करते जाओ। जब हमने NO2 लगा दिया तो क्या कर दिया इसने, इसको एक्टिवेट कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया, और उसकी रिएक्टिविटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो देखो अब कम टेम्परेचर पे भी क्या हो जा रहा है, 443 केल्विन पे ही क्या हो जा रहा है, अपने पास रिएक्शन शो कर दे रहा है। और अगर हमने एक और NO2 लगा दिया तो क्या हो गया, उससे भी कम टेम्परेचर पे आराम से हो जा रहा है। तो अपने पास जब NO2 बढ़ता जाएगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, सिंपल सी बात है। तो देखो पहले वाले में क्या है, यहाँ पे NO2 तो ऑर्थो पैरा पे नहीं है, मेटा पे, तो यहाँ पे नहीं होगा, B वाले में भी नहीं है। अपने पास C वाले में देखेंगे तो C वाले में क्या है कि अपने पास एक NO2 है ही नहीं, D वाले में भी नहीं है। देखो अपने पास आंसर जाएगा B, क्योंकि देखो B में क्या है, B में क्या है, ये वाला B जो है यहाँ पे देखो इसमें थोड़ा मिसिंग है, यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे फिर Cl में NO2 लगा दिया, यहाँ पे NO2 लगा दिया, तो NO2 ने क्या कर दिया, इसको एक्टिवेट कर दिया, सॉरी डीएक्टिवेट किया, लेकिन इसको क्या कर दिया, एक्टिविटी इसकी बढ़ा दी ना, तो इसकी एक्टिविटी बढ़ा दी तो आंसर जाएगा ये, क्योंकि इसकी एक्टिविटी बढ़ा दी तो ये क्या जाएगा, ये फास्टेस्ट, ओके फास्टेस्ट विद मिथॉक्साइड आयन मींस नथिंग बट एज अ बेस, इट इज अ बेस, क्या है, बेस है। उसके बाद क्वेश्चन है ओके, द कॉम्प्लेक्स, ओके द कॉम्प्लेक्स आयन हैविंग मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन। देखो मिनिमम वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन का मतलब होगा, अपने को पता है कि जो स्प्लिटिंग होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ कम बोल रहा है मतलब स्प्लिटिंग ज्यादा चाह रहा है, ये वेवलेंथ कम मतलब एनर्जी ज्यादा मतलब स्प्लिटिंग ज्यादा। इन्होंने बोला मिनिमम वेवलेंथ, जब मिनिमम वेवलेंथ की जब बात ये कर रहे हैं मतलब ये पूछना चाह रहे हैं, ये बताओ मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे होगी या फिर मैक्सिमम स्प्लिटिंग कहाँ पे होगी। तो देखो सर, जहाँ पे मैक्सिमम स्प्लिटिंग कहाँ पे होगी, जहाँ पे इस पेट्रोकेमिकल सीरीज में जो अपने पास लिगेंड है वो पहले आ रहा है, तो अपने पास पहले आने वाला लिगेंड कौन सा है, नाइट्रो अमोनिया है यार। और यहाँ पे अमोनिया के बाद क्लोरीन पे, तो क्लोरीन वाला छोड़ो ना यार, अपने पास C पर C यहाँ पे अमोनिया है, तो ये स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा। अच्छा ये आंसर जाएगा अपने पास A वाला, स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा, वेवलेंथ कम होगा। उसके बाद ये पता है अपने को, ये पता है अपने को, उसके बाद
ओके ये वाला देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है कौन सा है, ये वाला। ओके, इन द रिएक्शन गिवन बिलो, अच्छा ये रिएक्शन दे दी अपने पास, दो अल्काइन दे दिए हैं और Cu2Cl2 की प्रेजेंस में, Cu2Cl2 की प्रेजेंस में रिएक्ट कर दिया NH4Cl। ओके छोड़ो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, एडिशन हो जाएगा दोनों का, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। देखो ये रिएक्शन वैसी ही है, कैसी ही है जैसे एनसीईआरटी ने बात की है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की, जैसे एनसीईआरटी ने बात की है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की, इन्होंने एसिटिलीन ले लिया 3 मॉलिक्यूल और इसको जब रेड हॉट है ना आयरन ट्यूब, मतलब कुछ नहीं, आयरन ट्यूब मतलब आयरन मेटल के प्रेजेंस में जब क्या किया, उसको रिएक्ट किया टेम्परेचर के प्रेजेंस में, मेटल के प्रेजेंस में, तो क्या हो रहा है, ये पॉलीमराइजेशन हो जा रहा है। बस वहां पे यहाँ पे भी वही कंडीशन है, वहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि अपने पास ये मेटल है ना, कोई सा भी मेटल हो गया, ये मेटल हो गया और अपने पास दोनों क्या आ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और ये बना देंगे। उसी तरह के रिएक्शन है अपने पास, एनालॉजी सॉल्व कर लेंगे और एनालॉजी सॉल्व कर देंगे, एनालॉजी सॉल्व कर दी हमने। चलो उसके बाद कौन सा है, ये वाला है ना, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, an ore after levitation is found to have acidic impurity which of the following can be used as flux। देखो अगर impurity क्या है, एसिडिक है, impurity अगर एसिडिक है तो फ्लक्स कौन सा, सॉरी फ्लक्स कौन सा इस्तेमाल करेंगे, बेसिक वाला। अगर एसिडिक impurity है तो बेसिक वाला फ्लक्स इस्तेमाल करेंगे और बेसिक impurity है तो एसिडिक वाला फ्लक्स इस्तेमाल करेंगे। तो हमको पता ये होना चाहिए कि भाई फ्लक्स एसिडिक फ्लक्स कौन सा है, बेसिक फ्लक्स कौन सा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया वो क्वेश्चन यहाँ साइंस स्टडी ने बात की, इसके बारे में सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया, बिना मतलब कोई से भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लोग भटक रहे हैं कहां से आ रहा है कैसे आ रहा है, लेकिन सब एनसीईआरटी से आ रहा है। लाइमस्टोन देखो, हमने बोला कि जब हमने आयरन है ना बेसिमर कन्वर्टर था उसमें सिलिकेट की इंप्योरिटीज थी, सिलिकेट्स की इंप्योरिटीज थी, जो कि सिलिकेट मतलब सिलिका मतलब एसिड, आगे एस है ना H2 बिल्कुल, तो सिलिकेट्स की इंप्योरिटी मतलब एसिडिक इंप्योरिटी थी। एसिडिक इंप्योरिटी को अपने को क्या करना था, रिमूव करना था, तो उसके लिए हमने बोला फ्लक्स कौन सा डाला, CaO का बेसिक फ्लक्स, CaO क्या है, बेसिक है, बेसिक फ्लक्स है CaO का, तो बेसिक फ्लक्स को डाल के हमने क्या किया, रिमूव किया, किसको रिमूव किया, स्लैग को रिमूव किया। स्लैग किस फॉर्म में रिमूव होता है, CaSiO3 की फॉर्म में रिमूव होता है। जब CaO जो कि हमारे पास बेसिक फ्लक्स है, SiO2 जो एक एसिडिक इंप्योरिटी है, उसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो स्लैग बनेगा CaSiO3। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, हमने पूछा क्या है, हमने पूछा फ्लक्स कौन सा इस्तेमाल करें, तो फ्लक्स इस्तेमाल करेंगे CaCO3 इस्तेमाल करेंगे। जो CaCO3 जो टूटेगा हाई टेम्परेचर पे क्या देगा, CaO दे देगा, जो कि एक बेसिक फ्लक्स का काम करेगा। उसीलिए तो इसमें कौन सा चीज ऐड किए थे, इसीलिए तो इसमें ऐड किए थे लाइमस्टोन, इसीलिए इसमें क्या ऐड किए थे, लाइमस्टोन ऐड किए थे। ये लाइमस्टोन टूटेगा, CaO दे देगा, CaO जो होगा वो बेसिक फ्लक्स होगा, वो बेसिक फ्लक्स अपने पास एसिडिक इंप्योरिटी के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, स्लैग बना देगा। स्लैग अपने पास एनसीईआरटी ने बार बार पूछा है हमसे, स्लैग कौन सा होता है, स्लैग होता है CaSiO3, स्लैग कौन सा होता है, CaSiO3। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद फिर पूछा गया हमसे, क्या पूछा गया हमसे, ओके विच कैन बी एक्सप्लेन विद द एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से हमने बोला ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को भी आप इफेक्ट कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को भी आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को भी एक्सप्लेन कर सकते हो ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से। जहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे एल्वियोलाई पे, एल्वियोलाई पे क्या होगा, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन नहीं, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से उसको कम करना चाहेगा, किधर ले जाएगा रिएक्शन को, पीछे की तरफ नहीं, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेंगे ऑक्सीजन। ओके, और कहाँ चले जाएंगे, टिश्यू की तरफ। फिर बी वाला बोल रहा तो पहला तो सही है, बिल्कुल सही है। रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू बाय ब्लड, बिल्कुल सही है। जब टिश्यू में देखा CO2 ज्यादा था तो उसके साथ किसने कंबाइन कर लिया, हीमोग्लोबिन ने बाई कार्बन बना दिया, उसको कहाँ पे डिलीवर कर दिया, एल्वेलाई में, और वहां पे उससे एक्सपायर कर दिया। ओके, टू डिके ड्यू टू द यूज ऑफ स्वीट सब्सटेंस, यस, मीठी चीज खाने से दांत का सड़ जाना, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर सकते हैं इससे।
उसके बाद है इन द गिवन रिएक्शन, इन द गिवन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कौन सी है, ये मिरविन पेंड्रॉफ एंड वर्ली रिडक्शन कहलाती है। ये रिडक्शन है किसकी, एल्डी कीटोन की या फिर कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन की रिएक्शन है। मिरविन, इसको हमने बोला प्यार से MPV रिएक्शन भी बोलते हैं, दैट इज मिरविन पेंड्रॉफ वर्ली रिडक्शन, ये रिडक्शन। और इसे हम कहते हैं ये स्पेसिफिक रिडक्शन है। स्पेसिफिक का मतलब है जहां पे देखो डबल बॉन्ड दिख गया आपको, NO2 दिख गया आपको, तो वो डबल बॉन्ड को और NO2 को छेड़ेगा ही नहीं, वो उनको जैसा है वैसा ही रहने देगा। वो सिर्फ डबल बॉन्ड मतलब कार्बोनिल कंपाउंड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इसीलिए इसको हमने बोला ये स्पेसिफिक रिडक्शन शो करता है। ये क्या शो करता है, स्पेसिफिक रिडक्शन। और इसमें हमने पास जो रिएजेंट इस्तेमाल होता है वो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, मतलब ये अपने पास आइसोप्रोपॉक्साइड, ये आइसोप्रोपॉक हो गया, आइसोप्रोपाइल में O नेगेटिव लगा दिया, अपने पास एल्यूमिनियम आ गया, ये आइसोप्रोपॉक्साइड हो गया। जब आइसोप्रोपॉक्साइड दिखे और अपने को कीटोन दिखे तो हमने बोला यहाँ पे है ना मर्विन पेंड्रॉफ वर्ली रिडक्शन हो जाएगा, दैट इज MPV रिडक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो अपने पास जो डबल बॉन्ड था वो क्या हो जाएगा, ये अपने पास ये डबल बॉन्ड कुछ नहीं होगा, जो अपने पास कार्बोनिल था उसी का रिडक्शन होगा, वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अपने पास क्या बन जाएगा, एल्कोहल का जरा नाम तो बताओ। यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसका नाम देंगे 1, इसको 2 और फिर 3। तो हमने पास क्या बोलेंगे इसको, ओके ओके ओके, क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे, अच्छा साइक्लोहेक्सेन 2 in 1 ऑल, साइक्लोहेक्सेन 2 in 1 ऑल। तो हो गया अपने पास बी आंसर सही हो जाएगा, अपने पास बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन रिएक्शन, इन द गिवन रिएक्शन, ओके इन द गिवन रिएक्शन अपने पास क्या देते, 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया। 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बोलते हैं, एडिपिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिपिक एसिड। तो 6 कार्बन के डाई, ओके डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हीट किया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पानी निकल जाएगा और एसिड से एनहाइड्राइड बन जाएगा। एनहाइड्राइड का मतलब ही होता है जिसमें पानी ना हो, तो एसिड का जब हीट किया तो क्या बनेगा, एनहाइड्राइड बन जाएगा। और एनहाइड्राइड बन जाएगा अपने पास यहाँ पे एनहाइड्राइड आंसर हो जाएगा, बी अपना सही हो जाएगा ऑप्शन। ओके उसके बाद क्या है क्वेश्चन, क्लोरीन गैस इज पास्ड इनटू अ सॉल्यूशन containing KF, KI, KBr and CHCl3 is added। ओके तो अपने पास अब CHCl3 ऐड कर दिया। The initial color of CHCl3 layer is, देखो अपने पास क्लोरीन गैस है ना, क्लोरीन अपने पास अगर रिएक्टिव होगा, किससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये फ्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव है क्या, नहीं है। ये ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है क्या, यस ये ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है, ये आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है। अपने पास जो क्लोरीन होगा ना वो क्लोरीन जो होगा, जैसे ही देखा किसको, आयोडीन को या फिर ब्रोमीन को, इस वाले रिएक्शन की बात करें बीच वाले की, जैसे ही क्लोरीन ने किसको देखा, आयोडीन को और ब्रोमीन को, तो बोलेगा यार तुम मेटल के साथ क्यों हो, मैं मेटल के साथ रहूंगा, मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं तो मैं फर्स्ट ए ग्रुप के साथ रहूंगा। मैंने बोला फर्स्ट ए के बीच में, फर्स्ट ए जब हेलोजन मिलते हैं तो उनके बीच में बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग होती है, वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, और क्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए तो बोला फर्स्ट ए के साथ मैं बॉन्ड बनाऊंगा। किसको बोला, ब्रोमीन को बोला, आयोडीन को बोला। तो इसने जाके क्या कर लिया, इसके साथ रिएक्ट कर लिया और क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिए, सॉल्ट बना दिए, सॉल्ट बना दिए। अच्छा तो अपने पास ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा कि आयोडीन के साथ, आयोडीन के साथ पहले रिएक्ट करेगा कि आयोडीन जो है वो कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो तुरंत रिएक्ट करेगा इसके साथ आयोडीन के साथ, तो क्या कर देगा, वायलेट कलर। ऐसे किसने बोला, एनसीडी ने। तो पहले तो आयोडीन कलर बताना चाहिए, एनसीडी ने पूछा भी, एनसीडी ने बताया यार, पूछा नहीं, एनसीडी ने बताया कि आयोडीन कलर क्या होता है, आयोडीन कलर होता है वायलेट कलर का। आयोडीन कैसे कलर का होता है, वायलेट कलर का। और F2 कैसे कलर का होता है, येलो कलर का। और क्लोरीन कैसा होता है, ये ग्रीनिश येलो, ग्रीन बोलते हैं या फिर येलो बोल देते हैं, ग्रीन बोल देते हैं या फिर येलो बोल देते हैं। और ब्रोमीन कैसा होता है, रेड कलर का, ब्रोमीन कैसा होता है, रेड कलर का। अच्छा उसके बाद अच्छा तो पहले बात आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा अपने पास ये आंसर क्या जाएगा, ये हो जाएगा इनिशियल कलर ऑफ CHCl3 लेयर। ओके क्या हो जाएगा, वायलेट कलर की वजह से, वायलेट कर देगा I2 की रिलीज की वजह से। उसके बाद एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन गिव्स रेड कलर विथ सीरिमिक अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। जो सीरिमिक अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, ये रहा सीरिमिक अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन जो होगा वो किसके साथ, अल्कोहल के साथ। जब सीरिमिक अमोनियम नाइट्रेट की जो ये रिएजेंट है जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये रेड कलर देगा। तो ये सिंपल सी समझना है, इस लाइन से हमको ये समझना है कि अपने पास जो प्रोडक्ट होगा, मतलब जो रिएजेंट होगा जिससे रिएक्ट कर रहा है उसमें अल्कोहल होगा, तो यहाँ पे तो ये अल्कोहल है ही नहीं, तो यहाँ पे आंसर ये नहीं हो सकता।
उसके बाद बोल रहे हैं कि डीकलराइज कर रहा है किसको, अल्कलाइन KMnO4 को, मतलब ये अनसैचुरेटेड, तभी तो किसको डीकलराइज करेगा, अल्कलाइन KMnO4 को। ये अनसैचुरेटेड है तभी तो डीकलराइज करेगा अल्कलाइन KMnO4 को। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड तीनों है, सब है सब है सब है। उसके बाद बोला है कि ये रेस्पॉन्ड करता है हाइड्रो फॉर्म टेस्ट भी देता है क्या, अच्छा तो हाइड्रो फॉर्म देता है तो अपने पास ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे CH3 डबल मतलब ये वाला ग्रुप बन नहीं सकता ना, यहाँ पे ये वाला ग्रुप बन नहीं सकता, जिसके पास ये वाला ग्रुप होगा वही क्या देगा अपने पास हाइड्रो फॉर्म। तो यहाँ बन सकता है क्या, यस, इसको जब ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि हेलो फॉर्म कुछ नहीं होता, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज करके इसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा, जब इसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा तो ये अपने पास क्या दे देगा, हाइड्रो फॉर्म टेस्ट देगा। लेकिन ये वाला जो है वैसा नहीं हो पाएगा जैसे चाहिए, तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर हो जाएगा अपने पास बी बी बी। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है, डबल बॉन्ड है यार, दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट, इसलिए क्या कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी क्या कर रहा है, शो कर रहा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बोरिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जो बोरिक एसिड होता है एक्वस सॉल्यूशन में बात करें तो कैसा होता है, वीक मोनोबेसिक एसिड होता है, और उसमें भी ये प्रोटिक एसिड नहीं होता, ये H+ देता नहीं है, ये OH- एक्सेप्ट करता है, इसे नाम दिया लुईस एसिड। इसने क्या किया, पानी से क्या कर लिया, ये एम्स में आ चुका है क्वेश्चन, एम्स में आ चुका है क्वेश्चन कि अपने पास जब ये बोरिक एसिड जिसको BOH होल थ्राइस लिखते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, जब शुरू लेंथ में आते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ भाई OH आ गया तो ये बेस हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, ये बेस नहीं है, ये एसिड है, ये बोरिक एसिड है जिसको कैरम बोर्ड में लगाते हैं। अच्छा तो इसने क्या किया, जब OH एक्सेप्ट किया तो इसने क्या बना दिया, BOH होल 4-। ओके तो ये प्रोटिक एसिड नहीं है, ये लुईस एसिड है, लुईस एसिड है। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी चल रही है, ये चल रही है रिएक्शन, ये चल रही है रिएक्शन अपने पास, डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा अपने पास, और OH एक्सेप्ट करता है। उसके बाद कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन, a complex P of coordination, okay, composition CrH2O, okay, whole 6 Br and has a spin only magnetic moment of 3। देखो यहाँ पे सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि देखो स्पिन और मैग्नेटिक मूवमेंट अगर 3.83 हो जाए, इसका मतलब उसके अनपेड के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। अगर उसका 4 पॉइंट समथिंग हो जाए तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। अगर उसका 5 पॉइंट समथिंग हो जाए तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। अगर उसका 4 पॉइंट समथिंग हो जाए तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अपने पास बोल मैग्नेटिक कितना भी दिया हो मैग्नेटिक मूवमेंट, उसके आगे का डिजिट देख लेंगे, उतना अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके पास हो जाएगा। इट रिएक्ट विद AgNO3 एंड सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सिंपल सी बात है, अगर इसके पास 3.83 बोल मैग्नेटिन का, इसके पास अगर मैग्नेटिक मूवमेंट, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास 3 होंगे, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन। ओके जब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 हो रहे हैं तो हमको बस बताना है कि कैसे बनेगा ये। तो देख लेते हैं, अपने पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अपने पास कौन से में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ओके टेट्रा एक्वा डाई ब्रोमोक्लोराइडो, ओके ब्रोमाइड डाई हाइड्रेट, देख लेंगे। तो टेट्रा एक्वाडो, ओके क्रोमियम है, क्रोमियम है, टेट्रा एक्वाडो सबको पहला क्या है, हेक्सा एक्वा है, हेक्सा एक्वा, हेक्सा मीन्स 6, क्रोमियम है और हेक्सा एक्वा, क्रोमियम और हेक्सा एक्वा, पहला क्या है क्रोमियम और हेक्सा एक्वा। तो H2O होल 6, फिर क्रोमियम और यहाँ पे ब्रोमाइड हो गया, इसके +3 है तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, +3 है, यहाँ पे Br कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्रोमियम में से 3 इलेक्ट्रॉन गए, उसका कन्फिग्रेशन हमको पता है दिमाग में, उसका डी भी 5 होते हैं, डी में 5 होते हैं, इसमें 1 होता है, तो 1 चला गया, वहाँ से 2 यहाँ चला गया, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसका IUPAC नेम हो सकता है क्या। और ये बोल रहा है कि रिएक्ट करता है, ओके विथ रिएक्ट विथ Ag एंड सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या, ये नहीं शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नहीं। ओके ओके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसके बाद नेक्स्ट है डाइब्रोमाइडो, 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 फिर टेट्रा एक्वा क्रोमियम। तो H2O कितने होंगे, 4 बार, H2O कितने हो जाएगा, 4 बार टेट्रा एक्वा, और डाई ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो मतलब अंदर में आ जाएगा ये ब्रोमाइडो, Br2, और क्या है क्रोमियम है, क्रोमियम है, इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो +4 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसका +4 तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 3 पॉइंट हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर शो कर रहा है, मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 4 इलेक्ट्रॉन जब निकाल देगा तो एक वहाँ से S से और 3 यहाँ से, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये हो नहीं सकता, अपने पास ये भी नहीं हो सकता, 4th वाला नहीं हो सकता।
डी की बात करें तो टेट्रा एक्वा डाई ब्रोमाइडो क्रोमियम, तो इसमें +3 है ना, तो यहाँ पे ये अपने पास ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म भी शो करेगा। टेट्रा एक्वा है तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करेगा। टेट्रा एक्वा मतलब H2O होल 4 ब्रोमाइडो Br आ जाएगा, फिर क्रोमियम Cr है, फिर क्या है ब्रोमाइड डाई हाइड्रेट, ओके Br हो गया .2H2O, ओके तो यहाँ पे ये हो जाएगा +3 है क्या, बिल्कुल +3 है, ओके 2 होना चाहिए था ना, 2 यहाँ पे 1 होगा, बिल्कुल सही है साहब। तो यहाँ पे क्रोमियम +3 है तो यहाँ पे ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म भी शो करेगा, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म भी शो करेगा, और यहाँ पे ये इसका पास मैग्नेटिक मोमेंट 3.83 बोर मैग्नेटिक भी है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद ओके हमको बोला गया है विच is occur, okay, which is the correct case, okay, of van der Waals adsorption। तो van der Waals adsorption अपने पास करेक्ट केस ये होता है, van der Waals adsorption तभी होगा जब लो टेम्परेचर होगा, है ना, लो टेम्परेचर होगा तभी तो क्या होगा, वो उसके पास मोबिलिटी कम होगी, वो मूव नहीं करेगा ज़्यादा, और हाई प्रेशर जब उसको दबाव दे तो भाई गैस अपने पास मूव कर रहा है, सपोज एक सरफेस है उसके पास अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा जाएगी इसके पास, तो मूव करने का दूर तो वो एडसॉर्प्शन कम शो करेगा। और अगर प्रेशर हमने एक्स्ट्रा दबा दिया उसको, तो हमने देखो हमने बोला लो टेम्परेचर जरूरी है, इसीलिए लो टेम्परेचर जरूरी, पहली बात। और दूसरी बात हाई प्रेशर इसलिए जरूरी है कि अपने इसको ऊपर से दबाव दे, बस सपोज ऊपर से मैंने क्या किया, इसको प्लेट से दबा रहा है, इसको ऊपर से दबा रहा है प्लेट से, तो क्या करेगा, इसको प्रेशर ज़्यादा दबाएगा तो क्या करेगा, एडजॉर्प्शन में हेल्प करेगा। तो हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे एडजॉर्प्शन फेवर होता है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। अच्छा उसके बाद क्या, क्वेश्चन नंबर 35, ओके आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ ईच स्टेप ऑफ द गिवन रिएक्शन। तो ईच स्टेप हमने बोला, ईच स्टेप बोला है, ठीक है। तो ये जो होगा देखो यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ नहीं किया, अपने पास सल्फोनेशन कर दिया बेंजीन का, और बेंजीन का जब सल्फोनेशन कर दिया तो क्या बन जाएगा, सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। जब सल्फोनिक एसिड बन गया तो ये बन जाएगा ए वाला ऐसा, और बी वाला जब एक और H2SO4 डाल दिया तो फिर क्या हो जाएगा, इसका सल्फोनेशन हो जाएगा। और अब की बार जो SO3H जो था वो डीएक्टिवेटिंग होगा ना, मेटा डायरेक्टिंग जैसे काम करेगा, और अपने पास मेटा पे क्या आ जाएगा, SO3H आ जाएगा, SO3H आ जाएगा, SO3H आ जाएगा, तो बी हो जाएगा। अब सी में क्या किया आप देखो, एसिड ने सल्फोनिक एसिड है, एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, और दोनों में एसिड बेस हो गया, तो यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट कौन सा होगा, ONA सॉल्ट होता है, ONA सॉल्ट होता है, बेस के साथ एसिड ने सॉल्ट बना दिया, पानी निकल गया और सॉल्ट ये वाला बनेगा। और सब सॉल्ट बना, इस सॉल्ट जब बना तो क्या किया, फिर इसका इस सॉल्ट का फिर क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, इस सॉल्ट क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, और ये रेसोर्सिनॉल बोलते हैं इसको, प्यार से रेसोर्सिनॉल बोलते हैं, लेकिन इसका कॉमन नेम नहीं पूछा अपने को, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, जिसको अपने पास नाम करना पड़ेगा, नामकरण कर लेते हैं इसका 1 2 3, दैट इज 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो आंसर हो जाएगा ए वाला। आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। रेसोर्सिनॉल भी बोलते हैं इसको, रेसोर्सिनॉल। एग्जाम में ज़्यादा चालाक हो गए तो रेसोर्सिनॉल दे देगा। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, इनमें से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट नहीं है। तो अपने पास जितने भी ओके अनब्रांच चेन वाले होते हैं, जितने भी अनब्रांच चेन वाले डिटर्जेंट होते हैं वो सब क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल। अपने पास जितने भी अनब्रांच चेन वाले डिटर्जेंट होते हैं वो सब क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल। लेकिन ये वाला जो है देखो बी वाले में क्या है, ब्रांचिंग है, बी वाला क्या नहीं होगा, बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग है, ये इसलिए आंसर हो जाएगा अपने पास बी, जिसमें ब्रांचिंग होने की वजह से वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। सारे ब्रांच वाले जो होते हैं, जिस सारे अनब्रांच जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बी हो जाएगा आंसर। फेरोसिन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। फेरोसिन की बात करते हैं, जितने भी अनब्रांच होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। उसके बाद फेरोसिन की बात करते हैं, फेरोसिन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, द हाइब्रिड स्टेट एज्यूम्ड बाय Fe इन फेरोसिन। तो फेरोसिन किसको कहते हैं, FeN5, ओके Fe-N5 C5H5, इसको बोलते हैं फेरोसिन। इसको क्या कहते हैं, फेरोसिन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फेरोसिन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फेरोसिन। और फेरोसिन में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसको सैंडविच कंपाउंड भी बोलते हैं, जो आयरन होता है वो ऊपर एक अपने पास है पायरिडिन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या नाम दिया इसका, नाम था, ऊपर में भी है ना अपने पास, है ना, कोई बात नहीं। तो ये सैंडविच कंपाउंड है, ऊपर नीचे सैंडविच है, ये दोनों बीच में, ये क्या है, ये सैंडविच है, ओके
ओके ये सैंडविच है, क्या है, सैंडविच है। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें अपने पास हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछा है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो यहाँ पे आयरन जो होगा वो प्लस इसका ऑक्सीडेशन सामने पर आयरन का डब्बा बना लेता है, आयरन के पास डब्बा हो जाएगा 4 और +2 दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इससे, तो इसके पास अब 6 बचेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अब क्या करेगा, यहाँ पे जो अपने पास ये कार्बन वाले है तो क्या करेगा, सब पेयरिंग कर देगा, तो ये पेयरिंग करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे जब चले जाएंगे तो यहाँ से अपने पास ये चला जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे बचेगा कौन सा, ये D बच जाएंगे, तो ये हो जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइज, D2sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ये D2sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। अपना आंसर हो जाएगा C, अपना आंसर हो जाएगा C, जो कि क्या होगा, ये D2sp3 हाइब्रिडाइज क्या हो जाएगा, ये D2sp3 हाइब्रिडाइज, D2sp3 हाइब्रिडाइज। ओके नेक्स्ट इज अपने पास इसके बाद जैसी सॉल्ट, कैसी सॉल्ट, जैसी सॉल्ट, जैसी सॉल्ट किसको कहते हैं, जैसी सॉल्ट के PtCl3, के PtCl3 यहाँ पे होगा N2, ओके दैट इज C2H4, ये हो जाएगा अपने पास जैसी सॉल्ट। और जैसी सॉल्ट में जो प्लेटिनम है वो सेंट्रल मेटल आयन होगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और इसमें जो अपने पास जो एसिटाइलिन होता है फिर इथाइलिन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है PtCl3 के प्लेन से। इसमें जो इथाइलिन होता है वो परपेंडिकुलर होता है PtCl3 के प्लेन से। उसके बाद है विच द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर किसको कहते हैं, इसी को हम बोल देते हैं, ओके कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और स्ट्रक्चरल आइसोमर में कौन आ जाएंगे, ओके अपने पास चेन आइसोमर आ जाएंगे और पोजीशन आइसोमर आ जाएंगे, किसमें, स्ट्रक्चरल आइसोमर में, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी कहते हैं। तो यहाँ पे बात करनी है कि बताओ इसमें से पोजीशन या फिर चेन आइसोमर कौन सा खोजो। तो यहाँ पे तो ये नहीं है, तो रिंग चेन हो जाएगा, आंसर नहीं होगा अपना। और ये तो अपने पास आइडेंटिकल दो, तो ये भी आंसर नहीं होगा अपना। सी वाला क्या है, देखो यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे ये अपने पास ये क्या हो जाएंगे, ये अपने पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे, सिस ट्रांस तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये स्ट्रक्चरल नहीं है। उसके बाद कौन सा डी ऑप्शन में है कि अपने पास ये 1,1 ब्रोमीन है जिसको हम जेमिनल बोलते हैं, और ये 1,2 वाला है जो कि विसिनल कहते हैं। तो यस विसिनल और जेमिनल जो है वो पोजीशन आइसोमर है, और पोजीशन आइसोमर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ऑल द पोजीशन आइसोमर्स आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम क्या बोल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड sp3 हाइब्रिडाइज ना नाइट्रोजन इन मेलामाइन। तो मेलामाइन का एग्जांपल एंड दिया कहाँ पे है, मेलामाइन का स्ट्रक्चर दिया अपने पास, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जिसको हम क्या कहते हैं, ओके बेकेलाइट कहते हैं। तो यहाँ पे बेकेलाइट के फॉर्मेशन में सॉरी एक तो अनबेकेलाइट क्रॉकरी बनाने में काम आता है, ठीक है ना, तो ये अलग हो जाएगा, वो तो अलग है, ये भी अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग है ये, वो फिर बेकेलाइट तो फॉर्मेल्डिहाइड यूरिया का होता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है ना। ओके तो यहाँ पे बात करें मेलामाइन। तो मेलामाइन में हमसे पूछा क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा, 6 लोन पे हो जाएंगे। तो अपने पास एलिमेंट किसको कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया। और फिर पूछा है अपने पास, क्या पूछा है, sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ पे ये तो sp2 हो जाएगा, ये भी sp2 हो जाएगा, ये भी sp2 हो जाएगा। तो ये बाकी ये जो होंगे ना, ये वाले साइड वाले, ये बस ये वाले जो हैं, ये वाले जो है वो सब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। तो 3 sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन एटम है और 6 लोन पेयर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर अपने पास, सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। हो गया, बधाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, ओके सॉरी ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला है, ऑप्टिकली क्या बोला है, इनएक्टिव प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द कंप्लीट ओजोनोलिसिस ऑफ कंपाउंड गिवन बिलो। जब इसे कंप्लीट ओजोनोलिसिस कर दिया तो इनएक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट कितने बनेंगे पूछा है। देखो जब ओजोनोलिसिस करेंगे, जब इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ये बन गया, ये मॉलिक्यूल ये बन गया, एक मॉलिक्यूल ये बन गया, एक मॉलिक्यूल ये बन गया, और चारों के चारों जो बने ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। तो 4 ऐसे मॉलिक्यूल बन रहे हैं जो कि क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसके जब कंप्लीट ओजोनोलिसिस करेंगे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 4। इसी तरह यही तो पूछा है कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 4 बनेंगे। उसके बाद बोला है 1 फिनाइल इथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विथ। तो अपने पास क्या रिएक्शन, जब ग्रिग्नाइट रीजन की रिएक्शन करेंगे किसके साथ, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ ग्रिग्नाइट रीजन की, तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, अपने पास क्या बनेगा, अपने पास क्या करना है, फिनाइल इथेनॉल बनाना है बेंजल्डिहाइड से। तो अपने पास बेंजल्डिहाइड ही हो गया, बेंजल्डिहाइड, इसके पास डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे,
और जब डबल बॉन्ड ओ हो गया यहाँ पे, तो इसको जब अटैक कर देंगे RNGX, और RNGX में किसको चूज करेंगे, यहाँ पे इसको RNGX, तब इसकी यहाँ पे इसको चूज नहीं कर सकते, यहाँ पे तो ग्रिग्नाइट रीजन बनाना पड़ेगा। तो ग्रिग्नाइट रीजन कैसे बनाते हैं, RX को जब MG से रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, RMGX बनेगा, दैट इज ग्रिग्नाइट रीजन बनेगा। तो यहाँ पे हमको यही चाहिए, ये नहीं होगा अपने पास, ये नहीं होगा, फिर हमारे पास कैसे CH3 चाहिए। तो यहाँ पे जब ये बॉन्ड बनेगा, आपने बोला सर CH3I ले लिया, CH3I ले लिया, तो CH3MgI बनेगा। तो यहाँ पे CH3 पे नेगेटिव चार्ज जब आएगा, तो जब ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव इधर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो ये OH आ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहाँ पे OH आ जाएगा, और यहाँ पे ये बेंजीन बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। आंसर क्या आ जाएगा, बी। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, पी लीड जब रिएक्ट करता है किसके साथ, पीबी, लीड है ना, लीड है। लीड जब डायल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, लीड जो होगा जब डायल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, रिएक्शन लिख लेते हैं। डायल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्ट करेगा लीड, तो क्या बनाएगा, लीड नाइट्रेट बनाएगा, PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस बनाएगा। और ये NO देगा, NO, ये जो गैस रिलीज होती है वो NO होती है। NO जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होता है, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, MOT से बात कर लेते हैं, तो इधर हो जाएंगे 7 और हो जाएंगे 8, 7 और 15, तो 15 में पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, बॉन्ड 2.5 हो जाएगा, ये पता है। लेकिन अपने पास ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस, कलरलेस, कलरलेस। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गया। फिर क्या किया, हो गया, हमको पूछा क्या है, इनका स्टेटमेंट पूछा है, असत्य बताना है, स्टेटमेंट क्यों के लिए। पैरामैग्नेटिक कलरलेस गैस बिल्कुल क्यों, जो अपने पास एनो जो है ना वो उसके लिए पूछ रहा है, कलरलेस है, यस। पैरामैग्नेटिक है, यस। इट इज ऑक्सीडाइज टू पैरामैग्नेटिक कलर्ड गैस बाय एयर, यस। जब हमने बोला एनो को जब ऑक्सीडाइज किया, मतलब ऑक्सीजन के साथ जब एनो को रिएक्ट किया, तो ये NO2 बना देगा, और NO2 भी पैरामैग्नेटिक ही है, और पैरामैग्नेटिक से इसका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। ब्राउन कलर होता है ये, तो ब्राउन कलर मतलब ये कलर्ड है क्या, बिल्कुल है। तो अपने पास ये हो जाएगा सही, ये भी सही हो जाएगा। इट कंबाइन विथ Fe2SO4 होल थ्राइस, ये किसके साथ कंबाइन करेगा, ये किसके साथ कंबाइन करेगा, नहीं नहीं, Fe2SO4 होल थ्राइस के साथ ये कंबाइन नहीं करेगा, ये कंबाइन नहीं करेगा। तो अपना ये गलत है, ये गलत है, आंसर हो जाएगा ये सी वाला। लेकिन फोर्थ वाले की बात कर लेते हैं। फोर्थ वाले में क्या बोला है, NO जो है ना वो इट इज अपटेन, बोले तो ये NO जो अपटेन होता है कब होता है, जब HNO3 का क्या करेंगे, डिस्प्रपोर्शनरी, HNO2 का क्या करेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन। जब HNO3 डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, एक तो हायर वाला मिलेगा HNO3, और क्या मिलेगा, लोअर वाला मतलब NO, लोअर वाला मतलब NO, लोअर वाला मतलब NO। तो हो गया अपने पास।